हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक करें। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था और आज के वीडियो में एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें अब पूरे सिस्टम में आगे देखने को मिलेगा। प्रोग्राम के बाद हम बार बार इस वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, और एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा पीसीबी। तो पीसीबी क्या होता है, इन तीनों को आज हम एक साथ में कंबाइंड करके समझेंगे कि ये तीनों कैसे अलग अलग हैं और कैसे इनको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम प्रोग्राम की, तो देखो प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये तो हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं। अब आप इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक एग्जांपल लेते हैं कि सी का आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आप प्रोग्राम को लिखते हो। लिखने के लिए आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हो। इसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी लाइंस में हम कोड को लिखते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है लाइन ऑफ कोड। और इसे रन करते हैं, इसे देखते हैं कौन सी लाइन हमारी गलत हो चुकी है, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो ये जो सारा प्रोग्राम लिखा जाता है, इसे आप लिखते टाइम पे आपने ध्यान दिया होगा, आप इसको Ctrl+S आप इसको सेव भी करते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप इसको बिना सेव करे रन करोगे तो हो सकता है बीच में लाइट गई तो आपका पूरा प्रोग्राम डिलीट हो जाए। इस वजह से हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करते ही जो प्रोग्राम खुला था आपके रैम में, सेव की कमांड मिलते ही वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको बता दी। एट लास्ट अगर हम देखें प्रोग्राम कहाँ पे होता है, प्रोग्राम रखा हुआ होता है सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपकी हार्ड डिस्क। और हम बार बार जैसे यूज़ करते हैं कि हार्ड डिस्क से डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने के लिए, हमने कल मेमोरी हायरार्की भी पढ़ी थी कि बहुत सारी मेमोरी हायरार्की होती है, बीच में रैम होती है, कैश होती है, ताकि सीपीयू को थोड़ा जल्दी इंस्ट्रक्शन मिल सके, वो अपना काम थोड़ा जल्दी से कर सके। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, या फिर इसे अगर हम बोलें कि लोड करोगे किसके अंदर, रैम के अंदर, तब इस प्रोग्राम का हम नाम बदल देंगे और हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस सीपीयू का वेट कर रही है ताकि सीपीयू इसे अपना टाइम दे और इस प्रोसेस को पूरा करे, एग्जीक्यूट करे, इस प्रोग्राम का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे। तो देखो, लोड करने के लिए आप क्या करते हो, नंबर 1 पे या तो आप क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर। डबल क्लिक माउस से करोगे तो ये कौन सा वाला इंटरफेस है, GUI। और दूसरी बात, आप लोड कर सकते हो अगर आपके पास कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, कमांड यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हो, तो आपको ध्यान होगा कि हम एक इंस्ट्रक्शन लिख कर देनी पड़ेगी और हम हमारे प्रोग्राम का नाम .exe करके इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करते ही ये कमांड जैसे ही एंटर हो गया, एंटर होते ही आपका जो प्रोग्राम है सेकेंडरी मेमोरी से उठ के कहाँ चला जाएगा, रैम के अंदर। ये एक थोड़ा बेसिक सी ही अंडरस्टैंडिंग है जिसे हम अब आगे देखेंगे। प्रोग्राम को इस वजह से हम बोलते हैं एक पैसिव एंटिटी। अब पैसिव का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल शांत बैठा हो, या फिर बोले आलसी टाइप से, बस बैठा है, उसका कोई काम नहीं है। और उसको जब हम छेड़ेंगे या उससे जब हम कुछ बोलेंगे काम करने के लिए, तब वो थोड़ा सा एक्टिव होता है और एक्टिव होते ही वो बन जाती है प्रोसेस। इसलिए प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस की एक डेफिनेशन जो हम स्टार्टिंग से कितनी बार इसको यूज़ कर चुके हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन भी क्या कहलाता है, हमारी प्रोसेस कहलाती है। प्रोग्राम रखा हुआ होता है हार्ड डिस्क के अंदर या फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, प्रोसेस हमारी होती है रैम में या फिर मेन मेमोरी में। प्रोग्राम किसी भी रिसोर्स की डिमांड नहीं करता, ये किसी रिसोर्स की डिमांड नहीं करता, बट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेन मेमोरी भी चाहिए। देखो, लोड होने के लिए उसको सबसे पहला रिसोर्स मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो इसे क्या चाहिए, मेन मेमोरी भी चाहिए, इसे रजिस्टर भी चाहिए,
इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए CPU भी चाहिए। ये हमारी सिस्टम बस का भी यूज़ करेगा डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सब प्रोसेस या रिसोर्सेज का अगर यूटिलाइजेशन देखें, अगर यूज़ देखें, तो प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करती है और एक तरह से ये रिसोर्स की डिमांड करती है ना, कि मुझे ये सारे रिसोर्स दोगे तब मैं एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ तो मैं क्या है कि हार्ड डिस्क में बैठी हूँ, सेव हूँ आराम से, फिर मुझे कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहो। तो प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्राम हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ होता है, सेव होता है, वो बैठे बैठे वहाँ पे सेव होके कोई रिसोर्स की डिमांड नहीं करता, बस उसको एक छोटा सा स्पेस चाहिए मेमोरी में जहाँ पे वो आराम से बैठा है, इसीलिए उसको बोला जाता है एक पैसिव एंटिटी। और प्रोसेस क्या होती है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को लोड करेंगे, लोड इन मेन मेमोरी, लोड होते ही वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी। अब प्रोसेस है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए CPU भी चाहिए, रजिस्टर भी चाहिए और उसे सिस्टम की बस भी चाहिए, और लोड होने के लिए कहाँ लोड होगी, तो मेन मेमोरी में, इसीलिए इसे सब टाइप की रिसोर्सेज भी चाहिए और इसे हम बोलते हैं एक्टिव एंटिटी। जब तक उसका नाम प्रोसेस है वो हमेशा एक्टिव रहे, वो कोई ना कोई काम करती रहे। और एक इसकी डेफिनेशन जो हमें लगभग काफ़ी सारे एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड, कि वह प्रोग्राम जो अभी अंडर एग्जीक्यूशन है उसको हम कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शन में दे देंगे कि प्रोसेस या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ भी, मतलब 3-4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन अब ये होना चाहिए कि व्हेन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि लोड करने के बाद उसका नाम बदल जाता है, प्रोसेस हो जाता है, बट किस मोमेंट के ऊपर उसे हम प्रोसेस कहना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पे क्या क्या दिमाग में आपके ऑप्शन आ रहे हैं वो आप सोचो, कि मेन मेमोरी में लोड हुआ, लोड होते ही हम उसको प्रोसेस बोलेंगे, या लोड कर रहे हैं हम उसे मेन मेमोरी में, तो क्या उसको लोड करने वाली जो प्रोसेस है उस टाइम पे उसे हम प्रोसेस बोलेंगे, या CPU जब उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही हम उसको प्रोसेस बोलेंगे। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस मोमेंट के ऊपर उसको, प्रोग्राम को प्रोसेस बोलना स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। आप जब भी किसी प्रोग्राम के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर आप जैसे ही डबल क्लिक करते हो फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हो मार्केट से, उसकी EXE फाइल जो होती है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हो, और डबल क्लिक करते ही क्या होता है, एक प्रोसेस शुरू हो जाती है उसके इंस्टॉलेशन की, सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ हमें पता होंगी। और प्रोग्राम पे जब भी डबल क्लिक किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो डबल क्लिक करते ही एक उसका PCB बन जाता है। अब ये PCB क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखो, PCB को आप आसान भाषा में ऐसे समझो कि एक बच्चा है और उसे स्कूल में पढ़ना है, तो उसे हम स्टूडेंट बोलना कब शुरू कर देंगे, विद्यार्थी बोलना कब शुरू करेंगे, जैसे ही वो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा, जाके बात करेगा एडमिनिस्ट्रेटर से, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेंगे, सब कुछ प्रोसेस करके जिस रजिस्टर के अंदर स्कूल के सब बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं, उस रजिस्टर में उस बच्चे का नाम लिखते ही हम उसे स्टूडेंट बोलना शुरू कर देंगे, है ना। वैसे ही कोई भी प्रोग्राम जब डबल क्लिक करेंगे मेन मेमोरी में वो लोड हो जाएगा, और लोड होते के साथ ही क्या होगा, उसका एक PCB बनेगा। PCB एक ऐसा रजिस्टर मान लो जिसके अंदर हम प्रोसेस का एडमिशन कर रहे हैं, है ना। और ये कोई यूँ नहीं है कि कोई वर्चुअल है, इसे रियल में मेमोरी में जगह मिलती है, ये मेमोरी में एक स्पेस भी लेता है, और PCB भी कहाँ पे रहता है, इसका भी जगह जो है, जैसे बच्चे का जगह कहाँ पे है, स्कूल में, और स्कूल में रहेगा तब तक उसको हम स्टूडेंट बोलेंगे, घर जाते ही वो किसी का बेटा हो जाएगा, किसी का भाई हो जाएगा, किसी की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो इस PCB को हम कौन सी मेमोरी में जगह देंगे, इसे हम हमेशा रखेंगे मेन मेमोरी में। अब बहुत सारी कंडीशन होंगी जब हम इसे मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं, बट अभी हम ये लेके चलेंगे कि PCB का जो स्कूल है, PCB का जो घर है वो कौन सा है, मेन मेमोरी।
हमेशा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है वो मेन मेमोरी में रहता है। और बनता कब है? जैसे ही किसी प्रोसेस पे डबल क्लिक करते हैं, जैसे ही किसी प्रोसेस को लोड करते हैं मेन मेमोरी में, उसी टाइम पर जो है पीसीबी बन जाता है। यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक प्रोग्राम को हम किस मोमेंट के ऊपर प्रोसेस बोलना शुरू करेंगे, तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। जैसे ही किसी प्रोग्राम का पीसीबी बनेगा और पीसीबी बनते ही हम उसे क्या बोलेंगे? एक प्रोसेस बोलेंगे जो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। उसे अब किस चीज़ का इंतज़ार है? इसे बस अब सीपीयू का इंतज़ार है। अब इसे जब भी सीपीयू मिलेगा ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसको अगर ध्यान से हम देखें तो पीसीबी बनते ही हम उसे प्रोसेस बोल रहे हैं। इस वजह से ही हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस इज़ ए पीसीबी, कि प्रोसेस को पीसीबी भी बोल सकते हैं और पीसीबी को हम एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीसीबी कब बनेगा? अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस बनेगी। और प्रोसेस कब बनेगी? अगर सिस्टम में पीसीबी बनेगा। तो यहाँ तक आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पीसीबी को लेकर और प्रोसेस को लेकर। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें पीसीबी की ज़रूरत क्यों है, इसे प्रोसेस के साथ में क्यों बनाया जाता है, और अगर किसी प्रोग्राम को लोड करने के बाद प्रोसेस बोल रहे हैं तो फिर पीसीबी क्यों लेके आए। और हम यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि प्रोसेस को ही हम पीसीबी बोल सकते हैं, पीसीबी को हम प्रोसेस बोल सकते हैं। तो देखो, जैसे हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, एक स्टूडेंट का रजिस्टर के अंदर नाम लिखते ही वो क्या कहलाएगा? स्टूडेंट कहलाएगा। उस रजिस्टर में आपको क्या लगता है? उसका हमने सिर्फ नाम लिखा था, तो हमें भी पता है कि उसका नाम भी हमने लिखा है, और नाम लिखने से पहले हमने उसको एक रोल नंबर दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक हमने उसको स्टूडेंट की आईडी दी। आईडी इन द सेंस कि वो स्टूडेंट जिस नंबर पे लिखा गया है उसका नाम, वो बिल्कुल यूनिक होगा। ये आईडी कैसे होगी? बिल्कुल यूनिक होगी। इसके पेरेंट्स का नेम, इसका फ़ोन नंबर, इसके घर का एड्रेस, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं? उस रजिस्टर में मेंशन करते हैं, ताकि आगे कम्युनिकेशन के लिए हमें स्टूडेंट के घर का एड्रेस, उसके पेरेंट्स का नाम, सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि हम उसे कांटेक्ट कर सकें। वैसे ही जब अगर कोई प्रोसेस हम मेन मेमोरी में लेके आ रहे हैं तो उसका एक पीसीबी बनाते हैं, और उस पीसीबी में उस एक प्रोसेस का सारा डेटा रखा हुआ होता है। अब प्रोसेस क्या थी ये हम फर्स्ट क्लास से ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर आपने डबल क्लिक करके ऑन किया, ये आपकी एक क्या कहलाएगी? प्रोसेस। इसका अपना एक पीसीबी बनेगा, उसे हम नाम देते हैं पीसीबी 1। फिर आपने एक नोटपैड खोला, और नोटपैड खोल के आप कोई नोट्स बनाना चाहते हो, ये आपकी कौन सी प्रोसेस हुई? प्रोसेस नंबर 2। इसका भी पीसीबी अलग बनेगा, पीसीबी नंबर 2। अब आपने वेब ब्राउज़र खोला, उस पर आप कुछ सर्फिंग करना चाहते हो, तो वेब ब्राउज़र खोलते ही एक प्रोसेस और सिस्टम में क्रिएट हुई, और उसका भी पीसीबी अलग बनेगा, पीसीबी नंबर 3। देखो, हर प्रोसेस के लिए अलग से पीसीबी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये पीसीबी रेस्ट्रिक्ट है सिर्फ इस प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। अब मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू के टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। अगर कोई चलती हुई प्रोसेस इनपुट और आउटपुट की डिमांड कर देती है, जैसे कोई प्रोसेस आई कि हमें 2000 प्रिंट करने हैं पेज। अब 2000 पेज कितनी देर में प्रिंट होंगे? प्रिंटर की स्पीड बहुत स्लो होती है कंपैरेटिव टू सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है? इस प्रोसेस को यहाँ से बाहर निकाल देगा, और अगली प्रोसेस जो है रैम से मांग लेता है काम करने के लिए, और इस प्रोसेस को भेज देता है आउटपुट यूनिट के पास कि जब तुम्हारे सारे प्रिंट पूरे हो जाएं तब तुम वापस आ जाना। इसे हमने बोला था मल्टी प्रोग्रामिंग। बट आप एक दिमाग लगाओ कि जब ये प्रोसेस 2000 प्रिंट करके वापस सीपीयू के पास आएगी, तो सीपीयू को ये पता होना चाहिए कि मैंने इस प्रोसेस को किस समय, कहाँ पे और किस काम के लिए भेजा था। और वो ये चेक भी करेगा, इंश्योर करेगा कि इसने अपना काम पूरा किया या नहीं किया।
हो सकता है अगर वो उस प्रोसेस को दोबारा सीपीयू में लोड करे और सीपीयू अगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखे तो वो इसको दोबारा भेज दे प्रिंट करने के लिए, है ना। तो एक प्रोसेस जैसे ही अपना पीसीबी बनाती है, उस पीसीबी के अंदर उस प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कि ये प्रोसेस किस काम से आई थी सीपीयू के पास, इसने अपना जो वर्क है वो कितना पूरा कर लिया, जो काम इसको दिया था वो इसने पूरा किया या नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में इसको हम बोल सकते हैं कि उस काम का स्टेटस क्या है ना, कि भाई वो पूरा हो चुका है या अभी वो पूरा नहीं हुआ, या वो पूरा अभी करेगा, उसे कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई। और इस प्रोसेस का मेमोरी में एड्रेस क्या है, मेमोरी में एड्रेस तो ज़रूरत है ना, मेमोरी में एड्रेस क्या है। और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो इसका रिटर्निंग एड्रेस क्या है। अब रिटर्निंग एड्रेस क्या होगा, भाई ये प्रोसेस पूरी होते ही हम इसको सेकेंडरी मेमोरी में वापस शिफ्ट करेंगे, तो हमें उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए। इसने अगर कोई ऑपरेशन किए, ऑपरेशन इन द सेंस कि जैसे 1000 पेज ही प्रिंट किए इसने, तो 1000 प्रिंट का जो स्टेटस होगा वो भी कहीं ना कहीं हम रजिस्टर के अंदर रखेंगे, इसके काम का स्टेटस। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब उसे हमें कहीं ना कहीं सेव भी करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए ही हमने एक पीसीबी नाम का डेटा स्ट्रक्चर बना दिया। और ये क्या करता है डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि उसको एक जगह दे दी हमने मेन मेमोरी में, और इस प्रोसेस को जो भी इन्फॉर्मेशन रखनी है वो सिर्फ इस पीसीबी में रखेगा। अगर ये पीसीबी डिलीट हो गया, उस प्रोसेस का काम, उसकी आइडेंटिटी सब कुछ पीसीबी में लिखी हुई थी, बट जैसे वो डिलीट हुई वैसे सीपीयू भी उसे भूल जाता है कि भाई इस बंदे को मैं नहीं जानता। इस वजह से हम प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक अलग पीसीबी बनाते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जानकारी हम उस पीसीबी में ही रखें, है ना, किसी अदर जगह पे हम ऐसे ही उसको कॉपी पेस्ट ना करें। अब देखो वीएलसी मीडिया प्लेयर चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर आपके कंप्यूटर में, तो उसमें अभी हाल फिलहाल बहुत सारे गाने होते हैं, बहुत सारी वीडियोस होती हैं। आपने अभी उसमें से कौन सा गाना चूज़ कर रखा है, आपने अभी उसको कौन सा वीडियो चलाने के लिए बोल रखा है, उसकी डिटेल कौन रखेगा, पीसीबी रखेगा। और अगर एक गाना ख़त्म हो जाएगा तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, तो वो हमें पता है कि एक रजिस्टर होता है पीसी, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। पीसीबी ये मान लो कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, जहाँ पे सब जानकारी जितनी भी होगी पीसीबी में, जितना भी डेटा होगा सब प्रोसेस से रिलेटेड ही होगा, और प्रत्येक प्रोसेस का अपना एक अलग पीसीबी होता है। जैसे ही प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होगी उसका पीसीबी बन जाएगा। अब आप कई बार क्या होता है, 2 नोटपैड भी खोल लेते हो, वेब ब्राउज़र भी आप 2-3 खोल लेते हो, तो आप ये मत सोचना कि एक वेब ब्राउज़र के लिए सिर्फ एक ही पीसीबी होगा। जितनी बार आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, नोटपैड को अगर आप 2 बार खोलोगे, तो आपके पीसीबी भी कितने बनेंगे, 2 पीसीबी बनेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर लेना। प्रत्येक प्रोसेस के लिए अपना एक अलग पीसीबी होता है। इसे अगर हम कंक्लूड करें, प्रत्येक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस यूज़र चलाता है उसका अपना एक अलग पीसीबी होता है, और पीसीबी में प्रोसेस की सारी जानकारी रखी हुई होती है। देखो क्या क्या जानकारी होती है, उस प्रोसेस की आईडी होती है, और आईडी कैसी होगी, हमेशा यूनिक होगी, ताकि सीपीयू अगर बहुत सारी प्रोसेस हैं और बहुत सारे पीसीबी हैं तो कम से कम उन सबको अलग अलग पहचान सके कि ये 1 नंबर वाली प्रोसेस थी, ये 2 नंबर वाली। और इनमें हो सकता है कि इनकी प्रायोरिटी भी दी हुई हो। प्रायोरिटी मतलब कि इसको, ये पहले आई है तो इसको पहले एग्जीक्यूट करना है, ये दोबारा आई थी, दूसरी बार आई थी तो इसे दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम काउंटर की कहानी मैंने अभी आपको बताई। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, ये एक तरह का रजिस्टर होता है जो क्या रखता है, एड्रेस रखता है ये अपने अंदर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसे एग्जीक्यूट करनी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी प्रोग्राम बहुत सारी लाइंस के अंदर लिखा हुआ होता है। अभी ये मान लेते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन नंबर 100, तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा। पीसी क्या करता है, इससे जस्ट आगे वाली लाइन का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कौन सी हो जाएगी वो, I101, इंस्ट्रक्शन नंबर 101 का जो एड्रेस होगा उसे क्या करता है पीसी स्टोर कर लेता है।
ताकि जैसे ही CPU 100 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन को पूरा करे, प्रोग्राम काउंटर CPU को अगला इंस्ट्रक्शन दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये समझ रहे हो आप क्यों होगा? क्योंकि CPU को खाली नहीं बैठना पड़े। और जब CPU 101 को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम काउंटर किसको स्टोर करेगा? 102 वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, है ना। तो ये आगे से रेडी करके रखता है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कि CPU आएगा और मैं उसको आते ही काम दे दूंगा या अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे दूंगा ताकि उसे वेट नहीं करना पड़े। अब इस प्रोसेस की स्टेट क्या है? तो प्रोसेस की स्टेट भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम ये प्रोसेस का ही पूरी कहानी पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि एक प्रोसेस की बहुत सारी स्टेट होती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग में, वेटिंग में, है ना। ऐसे इसकी बहुत सारी स्टेट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम वही पढ़ना शुरू करेंगे। रजिस्टर की देखो, इसमें PCB में रजिस्टर्स भी होते हैं। भाई प्रोसेस के अंदर यूज़ होने वाला डेटा कहाँ पे रखा जाएगा? तो वो डेटा रजिस्टर में। एड्रेस कहाँ रखे जाएंगे? तो एड्रेस रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ रखा जाएगा? तो वो PC के अंदर, प्रोग्राम काउंटर में। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर भी PCB मेंटेन करता है, अपने अंदर कंटेन करता है। कितनी सारी फाइल्स को एक प्रोसेस यूज़ कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन होती है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में। अब उस प्रोसेस ने कौन कौन सी डिवाइस को यूज़ कर रखा है, तो लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस या लिस्ट ऑफ यूज्ड डिवाइसेस भी यहाँ पे डिटेल उसकी पूरी रहेगी PCB में। इस डायग्राम से आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोसेस जिस जिस डिवाइस को यूज़ करेगी उसकी डिटेल यहाँ रहेगी। प्रोसेस किस स्टेट में है अभी, उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। उसकी ID, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी CPU को चाहिए वो सब जानकारी PCB में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और PCB बनाया क्यों है? ताकि CPU मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे CPU जाएगा तो पहले वो उसका PCB चेक करेगा कि इसको क्या काम है ना। तो CPU के लिए ही हमने PCB को बनाया है। आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा के अंदर प्रोग्राम, प्रोसेस और PCB की कहानी आपको एकदम अच्छे से बता दी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा शेड्यूलिंग के मेथड्स नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। कल हम मिलते हैं। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा आप उसे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।